Hello students, today we are going to start a new topic as usual known as Ohm's law. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सा लॉ जिसका नाम है ओम्स लॉ. ठीक, तो माय नेम इज दीपक कुमार एंड यू आर वाचिंग कश्यप क्लासेस. तो शुरू करते हैं ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ क्या कहता है. तो सबसे पहली बात करें ओम्स लॉ की तो हम लोग कह सकते हैं, पहले इसके लॉ को देखते हैं. इट स्टेट्स दैट द current flows through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor at constant temperature and pressure. तो ये है आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट. समझते हैं इस बात को. ये इसमें कह रहा है कि ओम्स लॉ की जो करंट फ्लो होता है आपके कंडक्टर्स में, जो कंडक्टर्स में आपके करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. याद होगा आपको कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाले क्लास में, लेक्चर में हमने देखा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. एज V इंक्रीज देन I ऑल्सो इंक्रीज. कि जितना ज्यादा सेल के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, जितना ज्यादा वर्क किया जाएगा, उतने अमाउंट से या उतने फास्ट या उतने लार्ज अमाउंट से करंट क्या होगा, फ्लो करेगा. जितना ज्यादा, याद होगा, जितना ज्यादा वाटर को हम लोग लेके जाएंगे हाइट पे, उतने तेजी से वो फ्लो और उतने ज्यादा स्पीड से फ्लो करेंगे. सेम उसी तरह तो इसमें यही बात कह रहा है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, I इज ऑल्सो ज्यादा. और पोटेंशियल डिफरेंस अगर लो होगा तो करंट इज ऑल्सो लो. तो ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. यहां से अब ये फॉर्मूला नहीं है, ये जो है ये कौन, यहां पे एक इक्वल का साइन होता है फॉर्मूले में, बट यहां पे प्रोपोर्शनल का साइन. और आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं, मतलब एक कोई कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं. तो हम यहां पे V इक्वल्स टू, इसको इक्वल से रिप्लेस करेंगे और यहां पे I और एक कांस्टेंट वैल्यू R हम लोग यहां पे डाल देंगे. R इज व्हाट? R is your resistance offered by the conductor. कंडक्टर के द्वारा, जिस कंडक्टर में ये करंट फ्लो हो रहा है, जिस कंडक्टर में ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, उसी कंडक्टर में या उसी कंडक्टर के द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग कांस्टेंट के रूप में यहां पे क्या करेंगे, लेंगे. तो हियर वी फाउंड आवर फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR. दिस इज योर ओम्स लॉ. यही है ओम्स लॉ, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ. ठीक, एक चीज और लिखी गई है यहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. हाँ, याद रखिएगा कि ये लॉ तभी अप्लीकेबल होगा या तभी सेटिस्फाई करेगा जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो. बिकॉज टेम्परेचर के इंक्रीज या प्रेशर के इंक्रीज डिक्रीज होने से आपके रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है. इस वजह से आप इसको सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही इसको डिफाइन या इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या है. तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ ए रेजिस्टर ड्यू टू विच, जिसके बदौलत, ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर के थ्रू चार्ज जो फ्लो करे, करंट जो फ्लो हो रहा है, उस चार्ज के फ्लो को ये अपोज करने का काम करता है. अब यहां पे ये फॉर्मूला, इससे अगर देखा जाए तो हम दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं कि R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन
आई हो सकता है, मतलब हमें एक रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिल गया कि R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई। यहां पे V का यूनिट आपको पता है वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का यूनिट मिल गया वोल्ट एम्पियर, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है जैसा हमेशा की तरह। ऐसा यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ओम। ओम होता है जिसे इस तरह सिंबल दिया जाता है, बड़ा ही अजीबोगरीब सिंबल है, याद रखना है आपको, ये रेजिस्टेंस के यूनिट का सिंबल है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें कि रेजिस्टेंस की, तो हम एक सवाल पूछते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है V अपॉन आई। यहां से क्या रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करता है? क्या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? क्या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट? टेल मी, क्या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? क्या रेजिस्टेंस V पे डिपेंड करता है, या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल? फॉर्मूले में तो दिख रहा है। तो ये है आपका गलत, कि रेजिस्टेंस ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है और ना ही करंट पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस तो कौन सी क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करेगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पे। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, जैसा कि बताता है कौन, ओम्स लॉ, कि V बढ़ेगा I बढ़ेगा, बट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी सर्किट या कोई भी कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस एक बार अगर वो कंडक्टर अगर बन गया तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है, उस पर ठप्पा लग जाता है कि आपका रेजिस्टेंस अब इतना ही होगा। उसका रेजिस्टेंस आप दूसरे क्वांटिटीज को बढ़ा घटा के चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम समझाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस मान लो कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम बोल दे कितना होता है, 10 ओम होता है, और अगर हम उसमें मतलब उस पूरे कंडक्टर से 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें और उसमें करंट कितना फ्लो करा दें, 1 एम्पियर करंट फ्लो करा दें, तो आप जान रहे हैं कि R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो V कितना हो जाएगा, 10, और करंट कितना है, 1 इक्वल टू 10 ओम। आपने देखा कि यहाँ पे 10 ओम आया, हाँ, तो रेजिस्टेंस कितना था उसका, 10 ओम था। आपने सोचा चलो V और I को चेंज करते, देखते रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो जाएगा। तो बाबू जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 20 वोल्ट ले लेंगे सपोज, तो करंट आपका सर्किट में कितना फ्लो करने लगेगा, क्योंकि जितने जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V का हो जाएगा तो करंट भी नहीं छूटेगा, करंट भी पीछे नहीं छूटेगा, करंट कितना हो जाएगा, खुद को कर लेगा 2 एम्पियर, और फिर से रेजिस्टेंस निकालिएगा तो V अपॉन आई, मतलब 20/2 कट के आ गया 10 ओम। तो रेजिस्टेंस फिक्स है। तो रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट, but current and potential difference are interrelated to each other and directly proportional. They both are directly proportional to each other, because one increases then second is also increases. ठीक, यहां पे तो हम देख सकते हैं यही है आपका क्या, ओम्स लॉ। अब इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और जानना है हमें, ठीक, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। क्या क्या अभी तक हमने पढ़ रखा। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, जिसके थ्रू ये क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। सेकंड, हमने रेजिस्टेंस का यूनिट जान लिया, ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम होता है, और एक और यूनिट होता है इसकी एक और यूनिट हो जाएगी क्या, वोल्ट पर एम्पियर, दोनों यूनिट ध्यान रखना है। सेकंड, हम अगर बात करें तो अभी हमने जाना कि रेजिस्टेंस जो होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, ये ना ही पोटेंशियल डिफरेंस और ना ही करंट, ये किसी दोनों पे भी डिपेंड नहीं करता। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के लिए। तो अगर कांस्टेंट होता है फिर भी एक चीज पे डिपेंड करता है, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं, मटेरियल मतलब क्या हुआ, कंडक्टर, ठीक ना, कंडक्टर या मटेरियल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल। अरे मटेरियल जिस प्रकार का बनाइएगा, जैसे आप जानते हैं कि आयरन का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि ये अलग तरह का मटेरियल है, ठीक। और कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए तो कॉपर के वायर्स बनाई जाती है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ
मटेरियल, मटेरियल के शेप साइज पे डिपेंड करता है। और अगर आगे कुछ और बात करें इसके बारे में तो एक बात और कह सकते हैं कि एक और चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में है। मीडियम अलग होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम समझ लिए रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा, एक चीज बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि रजिस्टर जो कि रेजिस्टेंस लाता है हमारे सर्किट में, तो किसी को लगता है कि एक अलग तरह की एक डिवाइस होती है। हाँ, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि एक अलग तरह की डिवाइस भी होती है रजिस्टर, जिसको हम खरीद के अपने सर्किट में लगाते हैं। प्लस साथ साथ ऐसा मत समझिएगा कि रेजिस्टेंस पैदा करना सिर्फ उसी डिवाइस का काम है। ईच एंड एवरी कंडक्टर कैन बी अ रजिस्टर, हर कंडक्टर रजिस्टर है। जैसे आपके जो है डोमेस्टिक में हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते होंगे, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, बहुत सारी मोटर हो गया, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने के चलते आपके घरों में बिजली कम आती है, और अगर बिजली कम आती है तो आपने गौर किया होगा कि लोग क्या करते हैं, किसी एक पार्टिकुलर डिवाइस को चलाने के लिए वो बाकी की डिवाइसेस क्या करनी पड़ती है, ऑफ करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है। आखिर वो कर क्या रहे हैं, और अगर उसको अगर बंद करते हैं हम लोग तो हमारी डिवाइसेस एक सिंगल डिवाइस अच्छे से चल पड़ती है, क्योंकि वो सारे जो अदर डिवाइसेस थी वो भी करंट को कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। तो दे आर ऑल रजिस्टर। ये जो भी आप यूज करते हैं, इवन एक अगर वायर भी ले रहे हैं, कंडक्टिंग वायर भी आप ले रहे हैं ना, एक कंडक्टिंग वायर भी ले रहे हैं बाबू, तो इसमें भी इसका खुद का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो एवरी कंडक्टर इज ए रजिस्टर, हर कंडक्टर रजिस्टर है। तो हम यहां किसी रजिस्टर की अलग से डिवाइस की बात नहीं करें, हम पूरे सर्किट की बात करें। सर्किट में रजिस्टर लगा हो तो वो उसको भी लेंगे, और सर्किट अगर कंडक्टिंग वायर से बनी हुई है तो वायर में भी रेजिस्टेंस होता है। अरे यार समझो ना, देखो मान लो कि यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा है, यहाँ पे सिंपल एक क्या है, कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल है, और इसमें कंडक्टर ये किससे बना होता है, एटम से। ये किसके बना होगा, एटम से ही ना बना होगा, हम बहुत कम एटम बनाए हैं। ये कंडक्टर जो है किससे बना है, एटम से। ये छोटे छोटे एटम है, और इसमें अगर चार्जेस को फ्लो करना है तो चार्जेस किस पे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के सहारे। तो क्या ये चार्जेस फ्रीली यहां से यहां फ्लो कर सकते हैं? जब ये फ्लो करेंगे तो इनसे क्या होना पड़ेगा, इसे टकराना पड़ेगा। और यही टकराव, यही रुकावट जो है किसके बीच, इलेक्ट्रॉन्स का रुकावट कौन कर रहे हैं, ये एटम। तो एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन है उसी को तो कहते हैं रेजिस्टेंस। तो क्या सिर्फ ये रजिस्टर ही कर सकता है? नहीं, ये हर कंडक्टर जो है बना हुआ है एटम से, और उसके अंदर के हर एटम जो है वो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते आ रहे हैं और उनसे टकरा रहे हैं और रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। मतलब चार्जेस को फ्लो करने में क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, धीरा कर रहे हैं, उसको स्लो कर रहे हैं उसको। तो फील कीजिए, समझिए बात को। तो हम यही आपको बताना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस को फील करके समझिए। अब यहां पे एक चीज और आपने देखा कि 2 पॉइंट आपने देखा कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड एवर ऑन V एंड I। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम। कैसे समझाते हैं, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि factors on which resistance depends। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर। देखिए अलग से हम कोई रेजिस्टर की बात नहीं, तार की बात हो रही, तार का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, क्योंकि वो कंडक्टर है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ये वायर हो गया तो उसके मुहाने पे आप देखिएगा तो कितनी उसकी मोटाई है, ये उसका क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उस पर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, इनवर्सली डायरेक्टली का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब क्या हुआ, हाँ धीरे करते हैं, बहुत फास्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वायर का, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर कम होगा, मतलब लेंथ ऑफ वायर अगर छोटा रखते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं दूर दूर तक अगर करंट को लेके जाना होता है तो वहां पे हम लोग
चाहते हैं कि नहीं दूर से ना ले जाए, क्योंकि वायर लंबी हो जाएगी, और वायर अगर लंबी हो गई, लेंथ ऑफ वायर अगर बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, तो आपके पास करंट पहुंचेगा कम मात्रा में। और ये लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, इनवर्सली होता है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, तो मोटी वायर यूज करेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्सली उल्टा डिपेंड करे, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इजीली चार्जेस फ्लो करने लगेंगे और आराम से करंट फ्लो करेगा, और हाई अमाउंट ऑफ करंट आपके यहां पहुंचेगी। ठीक, और किस पे डिपेंड है, अच्छा देखा आपने, देखा ना, लेंथ, एरिया, ये शेप एंड साइज को ही तो बता रहे हैं कि उसकी मोटाई कितनी होगी, उसका लंबाई कितना होगा। क्या लिखा था यहां पे, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल। शेप कैसा है मटेरियल का, साइज कैसा है मटेरियल का, सब। एक चीज और लिख लो, नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे देखा आयरन का अलग है, कॉपर का अलग है, क्या चीज यूज करना चाहेंगे आप, मटेरियल अलग यूज कीजिए, जिसका रेजिस्टेंस कम है वो वाले एलिमेंट या मेटल्स यूज कीजिए, तब जाके आपका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होगा। ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, नो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी कंडक्टर के एटम क्या होंगे, एक्सपैंड करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मेटल्स क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अंदर के एटम एक्सपैंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की चार्जेस को फ्लो करने का जगह क्या हो जाएगा, ज्यादा मिलेगा, और वो इजीली क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बल्ले बल्ले। ठीक, अब देखिए यहां पे एक चीज और आती है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम। रेजिस्टेंस मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, ठीक ना। और रेजिस्टेंस, हाँ मीडियम वाली तो ये बात हो गई। एक चीज और कि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टर के मटेरियल पे। जैसे कि आयरन, कॉपर, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, आयरन का, इसीलिए तो आयरन यूज नहीं करते हम लोग। कभी कभी लोहे का तार कभी देखे हो यूज करते हुए बिजली के लिए, नहीं यूज होता है। क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है, जल्दी गर्म हो जाता है, और हीट जो और जितने भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको वो क्या करता है, हीट के फॉर्म में निकाल देता है। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए, ये दो इक्वेशन को अगर देखो कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां से डिराइव कर सकते हो, डेरिवेशन है, ठीक ना। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को मिला दिया जाए तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। समझ में आया, दोनों को मिक्स कर दिया गया। अब यहां पे क्या किया गया कि यहां भी देखो फंसे ना, यहां भी प्रोपोर्शनल का साइन है, फॉर्मूला नहीं बना, चलो ना फॉर्मूला बनाते हैं ना, फॉर्मूला बनाना तो हमको आता है भाई, क्या करना है सर, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दो सर, इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला तैयार। तो R इसको हटाया, क्या लगाया, इक्वल टू का साइन लगाया, और एक प्रोपोर्शनल डाला, रो L अपॉन A, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो सर वो वाला कौन सा फॉर्मूला था, वो भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, R इक्वल टू V बाई I, बट वो याद है ना, हाँ ठीक, R इक्वल टू V अपॉन I, तो वो तब जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हो तो उसको यूज करेंगे, लेकिन जब लेंथ ऑफ वायर दिया हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और ये इसका नाम है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको पढ़ते हैं रो, क्या पढ़ते हैं बाबू, रो पढ़ते हैं, और इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी कहा जाता है। क्लियर है।